नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, रीसेंट टॉपिक पे जो रिलेटेड है इंडिया के ऊपर में जो 25% टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उस विषय पे बात करेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वियतनाम जो कि 10 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश है, इसका अमेरिका के साथ में ट्रेड डेफिसिट जो है वो लगभग 10.5 लाख करोड़, यानी अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट वियतनाम के साथ में 10.5 लाख करोड़ का है। ये 10 करोड़ की पॉपुलेशन वाली जो कंट्री है, इसका ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ में ऑलमोस्ट $123 बिलियन का है। उसके बावजूद भी अमेरिका ने उसके ऊपर में लगाया है सिर्फ 20% का टैरिफ, जबकि वही भारत जो कि 140 करोड़ पॉपुलेशन वाला देश है, उसका ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ में सिर्फ $40 बिलियन का है, यानी वियतनाम से 1/3। उसके बाद भी अमेरिका ने इंडिया पे लगाया है 25% का टैरिफ। तो ऐसा क्यों है? ना केवल वियतनाम, बल्कि आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि अमेरिका का जो टोटल ट्रेड डेफिसिट है पूरी दुनिया के साथ में, वो है $1.2 ट्रिलियन का। 2 ट्रिलियन ये पूरे विश्व को निर्यात करता है अमेरिका, और पूरे विश्व से जो आयात करता है वो है $3.2 ट्रिलियन। तो ये जो माइनस किया 3.2 ट्रिलियन को 2 ट्रिलियन से, तो होता है $1.2 ट्रिलियन, यानी हर महीने 100 बिलियन ज्यादा अमेरिका जो है वो आयात कर रहा है निर्यात की अपेक्षा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। परंतु आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि ये जो 1.2 ट्रिलियन का जो ये ट्रेड डेफिसिट है, इसका 75% जो आता है ट्रेड डेफिसिट, वो से मात्र 5 जगहों से आ रहा है। सिर्फ 5 जगहों से जो है ये पूरा का पूरा ट्रेड डेफिसिट आ रहा है। आज के वीडियो में मैं बहुत सारे डाटा दूंगा, तो आप लोग कृपया करके कलम और पेन उठा के नोट्स बनाना चालू कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड करंट अनप्लग बाय राजीव पे देखने के बाद में आपको कोई दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये कंप्लीटली डाटा ड्रिवन वीडियो है। दोस्तों, अमेरिका का सबसे ज्यादा जो ट्रेड डेफिसिट है वो है चाइना के साथ में, और ये है करीबन $295 बिलियन का। उसके बाद में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा जो ट्रेड डेफिसिट है वो है मेक्सिको के साथ में, जो है $172 बिलियन का। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट जो है वो है वियतनाम के साथ में, और वो आता है करीबन $123 बिलियन, जो मैंने आपको शुरू में बताया। बाकी के जो 2, चौथे और 5वें नंबर पे कंट्रीज हैं वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। $87 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का आयरलैंड के साथ में है, और $85 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट जो है वो अमेरिका का जर्मनी के साथ में है। टोटल यूरोपियन यूनियन जिसमें 28 राष्ट्र हैं, उसका ट्रेड डेफिसिट जो है अमेरिका के साथ में वो $230 बिलियन का है। तो यदि आप ये प्लस कर देंगे 295, $230 बिलियन यूरोपियन यूनियन का, $123 बिलियन वियतनाम का, और आपका मेक्सिको का $172 बिलियन, और यूरोपियन यूनियन का $230 बिलियन, तो ये पूरा ऐड होके आता है $900 बिलियन के आसपास में, जो 75% है। परंतु आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन कंट्रीज के ऊपर में यूरोपियन यूनियन की जैसे कंट्री हुई जर्मनी और जो आयरलैंड मैंने बताया, इनके ऊपर में मात्र 15% का टैरिफ लगा है। यूके के ऊपर में 10% का टैरिफ लगा है। यहां तक कि जापान, जिसका ट्रेड डेफिसिट $68.5 बिलियन है, इंडिया से ज्यादा है, उसके ऊपर भी अमेरिका ने सिर्फ 15% का टैरिफ लगाया है। पर भारत, जिसके साथ में सिर्फ $40 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, उसके ऊपर में 25% का लगाया है। हमसे ऊपर जिन कंट्रीज के टैरिफ लगाए गए हैं, अभी तक अनाउंस किया गया है, उसमें कैसी कंट्रीज आती हैं आप देखिए। लाओस 40% लगाया गया है, सीरिया 41% लगाया गया है, फिर उसके बाद में बर्मा है, फिर उसके बाद में आपका ब्रुनई है, छोटे छोटे देश हैं, इराक है, इनके ऊपर में टैरिफ ज्यादा लगाया गया है इंडिया से। सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट कंट्री है, वो है साउथ अफ्रीका, जिसके ऊपर में 30% लगाया गया है, और स्विट्जरलैंड है जिसके ऊपर में 39% लगाया गया है। बाकी किसी भी बड़े राष्ट्र के ऊपर में अभी तक घोषित नहीं किया गया है। चाइना के ऊपर में 55% टैरिफ है, पर अभी भी निगोशिएशन चाइना के साथ में अमेरिका का चल रहा है।
कनाडा और मेक्सिको के ऊपर में भी 30 और 35% लगाया गया है, पर अभी भी उनके साथ में निगोशिएशन चल रहा है और फाइनल कोई अनाउंसमेंट जो है वो ऐसा लग रहा है कि जो भी आएगा वो इससे कम ही होगा जो प्रेजेंट टैरिफ रेट लगा है। तो इस ऐसा क्यों किया डोनाल्ड ट्रंप ने? डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को जो है वो क्यों इतनी बड़ी सजा दी है? जबकि समझने वाली बात यह है कि अमेरिका के साथ में हमारा जो एक्सपोर्ट रहा लास्ट ईयर वो करीबन 85 बिलियन डॉलर के आसपास में था, और जो इंपोर्ट था इंडिया का अमेरिका से वो करीबन 40 बिलियन डॉलर के आसपास में था। तो नेट नेट सिर्फ 45 बिलियन डॉलर का ही अंतर था, और हम 10वें नंबर पे आते हैं। इंडिया 10वें नंबर का राष्ट्र है। जब अमेरिका के साथ में ट्रेड डेफिसिट की जो रैंकिंग बनी, लिस्ट बनी, उसमें इंडिया का नंबर 10 है। तो ऐसा क्यों कि हमको जो है सबसे पहले जो है इन्होंने सजा दी? इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। ग्लोबल ट्रेड पे हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं, तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला ग्लोबल ट्रेड क्या है, दूसरा अमेरिका का ट्रेड स्ट्रक्चर क्या है, और तीसरा इंडिया का ट्रेड स्ट्रक्चर क्या है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि ये टैरिफ रेट लगाने के कारण इंडिया के बिजनेस पे, इंडिया के फाइनेंशियल और बिजनेस एनवायरनमेंट पे क्या फर्क पड़ सकता है। तो चलिए आरंभ करते हैं हम सबसे पहले ट्रेड के साथ में। जब हम ट्रेड बोलते हैं ग्लोबल ट्रेड, तो ग्लोबल ट्रेड के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है मर्चेंडाइज ट्रेड, जिसको गुड्स ट्रेड भी कहा जाता है, यानी कि जूते, चप्पल, कपड़े, ऑटोमोबाइल्स, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं, यह आता है गुड्स ट्रेड में। दूसरा होता है सर्विसेज ट्रेड, यानी मान लीजिए भारत के बच्चे हार्वर्ड में, प्रिंसटन में पढ़ने के लिए अमेरिका जा रहे हैं, स्टैनफोर्ड में पढ़ने जा रहे हैं, तो जो एजुकेशन वहां का है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो सर्विस एक्सपोर्ट है। तो इंडिया के बच्चे जो वहां पैसे दे रहे हैं एज ए फीस, वो सर्विस एक्सपोर्ट में आएगी। या इंडिया की पिक्चरें जो अफ्रीका में या दूसरे देशों में देखी जाती है एंटरटेनमेंट के तौर पे, तो जो हमारी पिक्चरें अर्न कर रही हैं वो अगेन सर्विसेज में आएगी। हॉलीवुड की जो पिक्चरें अर्न करती है अमेरिकन स्टूडियोज के लिए, वो अगेन सर्विसेज में आएगा। इसी तरीके से यदि कोई भारत में इलाज कराने आता है, हॉस्पिटल्स का खर्चा चूंकि यहाँ कम है, तो वो अगेन सर्विसेज में आएगा, वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा। तो जो ग्लोबल ट्रेड है उसके 2 पार्ट्स हैं, एक है मर्चेंडाइज या गुड्स ट्रेड, दूसरा है सर्विस ट्रेड। जो वर्ल्ड का टोटल मर्चेंडाइज ट्रेड है वो करीबन 24-25 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है, ठीक है, और जो सर्विसेज ट्रेड है वो करीबन 60 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। तो लगभग 31 से 32 ट्रिलियन डॉलर का जो है ये ग्लोबल ट्रेड एक साल में होता है। याद रखिएगा, 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं। यदि इंडियन करेंसी में समझना चाहें तो आज 87 रुपीस का $1 चल रहा है, यानी 8700 करोड़ रुपए मिलके $1 बिलियन बनाते हैं। 10 बिलियन डॉलर यानी 87,000 करोड़ रुपए, 100 बिलियन डॉलर यानी 8.7 लाख करोड़, और 1 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 87 लाख करोड़। तो 87 लाख करोड़ को आप 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उतने रुपए का जो है ये विश्व में हर साल जो है ट्रेड होता है, मर्चेंडाइज ट्रेड और सर्विस ट्रेड। अब देखिए अमेरिका जो है, अमेरिका की प्रॉब्लम सर्विस ट्रेड में नहीं है, क्योंकि अमेरिका सर्विस ट्रेड में सरप्लस है। लगभग 300 बिलियन डॉलर का जो है वो अमेरिका का सर्विस ट्रेड सरप्लस है। इंडिया और यूएसए की इकोनॉमी जो है, अमेरिका की इकोनॉमी, इसमें काफी सारी सिमिलैरिटीज भी हैं। सिमिलैरिटीज कैसी हैं कि इंडिया भी सर्विस सेक्टर में, सर्विस ट्रेड में सरप्लस है। इंडिया का सरप्लस 200+ बिलियन डॉलर का है, अमेरिका का 300 बिलियन डॉलर के आसपास का है। दूसरी सिमिलैरिटी इंडिया और अमेरिका में क्या है कि मर्चेंडाइज ट्रेड में या गुड्स ट्रेड में इंडिया भी डेफिसिट में है और अमेरिका भी डेफिसिट में है। इंडिया पे बाद में बात करेंगे, अमेरिका का समझ लें। अमेरिका 3.2 ट्रिलियन डॉलर का जो है वो हर साल मर्चेंडाइज या गुड्स जो है इंपोर्ट करता है पूरे विश्व से, और जो एक्सपोर्ट करता है वो करता है 2 ट्रिलियन डॉलर का। तो 1.2 ट्रिलियन डॉलर का टोटल ट्रेड डेफिसिट है। ये मैंने पहले भी आपको बताया थोड़ी देर पहले, अमेरिका का टोटल। ओके, तो ये 1.2 ट्रिलियन डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट है, यही डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी बनी हुई है, और डोनाल्ड ट्रंप उसी को कम करना चाहते हैं। क्योंकि आप ये समझिए कि अमेरिका का टोटल जीडीपी जो है
वो करीबन $30 ट्रिलियन के आसपास का है। $30 ट्रिलियन का 1/6 यानी $1.2 ट्रिलियन जो है वो ट्रेड डेफिसिट में आता है। और जो इनका ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड जो है वो लगभग आप समझ लीजिए कि $5 ट्रिलियन का है। तो ये यही देख रहे हैं कि हमारा जो 1/6 है वो गुड्स ट्रेड या मर्चेंडाइज ट्रेड है। तो उसके अंदर में मैं किस तरीके के परिवर्तन करूं जिससे मेरी जीडीपी जो है उसमें विकास मिले, क्योंकि वहीं से मेजर बूस्ट आ सकता है। तो इंपोर्ट करके तो ज्यादा बूस्ट नहीं मिलेगा, इंपोर्ट को कर्व करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो उस पर ध्यान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जी का, और ये सारी जो कवायद, ये सारी जो लड़ाई चल रही है ये मर्चेंडाइज ट्रेड की ही चल रही है। मर्चेंडाइज ट्रेड को किसी भी तरीके से अमेरिका जो है वो कम करना चाहता है। अब ये देखिए कि अमेरिका का जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 3.1% ऑफ जीडीपी है। ठीक है, $30 ट्रिलियन की मैंने आपको जीडीपी बताई, $1 ट्रिलियन के आसपास का इनका ट्रेड डेफिसिट बताया। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो लगभग इनका 3.1% है। आप ये चीज समझ लीजिए, करंट अकाउंट डेफिसिट जो रहता है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपको कोई बताएगा नहीं। करंट अकाउंट डेफिसिट जो रहता है ये कॉम्बिनेशन रहता है ट्रेड डेफिसिट प्लस करंट अकाउंट जो रहता है ये कॉम्बिनेशन रहता है ट्रेड बैलेंस प्लस प्राइमरी बैलेंस प्लस सेकेंडरी बैलेंस। अब आप बोलेंगे प्राइमरी बैलेंस और सेकेंडरी बैलेंस क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट का जो विदेशी मुद्रा भंडार जो है $600 बिलियन का, तो वो डॉलर में है। तो डॉलर में, अधिकतर डॉलर में है। तो ये जो डॉलर इंडियन रिजर्व बैंक के पास में है, ये क्या करती है, अमेरिकन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लेती है, और उस बॉन्ड्स पे जो उसको इंटरेस्ट रेट हर साल मिलता है वो इंडिया के लिए प्राइमरी बैलेंस में ऐड करता है। ऐसे यदि इंडिया अगर कोई फॉरेन की कंपनीज में स्टेक रखता है और वहां से जो डिविडेंड मिलता है इंडियन गवर्नमेंट को, तो वो भी प्राइमरी बैलेंस में आएगा। इसी तरीके से सेकेंडरी बैलेंस जो है वो भारत के जो लोग जाके खाड़ी देशों में काम करते हैं और जो वो पैसा वापस अपने देश में भेजते हैं, भारत में भेजते हैं, जिसको रेमिटेंस इंग्लिश में कहा जाता है, वो आता है सेकेंडरी बैलेंस में। यानी एक तरफा जो पैसे का जो चलन है वो सेकेंडरी बैलेंस में आता है। प्राइमरी बैलेंस में आप जो है इन्वेस्ट पहले करते हैं, उस पे आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलता है, ये आता है प्राइमरी बैलेंस में। तो अभी के लिए आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप लोग थोड़ी देर के लिए यही मान के चलें कि करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब ट्रेड डेफिसिट है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, करंट अकाउंट बैलेंस यानी ट्रेड बैलेंस है। अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम है, ठीक है, तो आप डेफिसिट में रहेंगे। अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है तो आप सरप्लस में रहेंगे। ये बेसिक चीजें हैं, ये कोई आपको नहीं बताएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको सुनने में आपके बेसिक्स क्लियर हो। ठीक है, तो अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, जैसे चाइना करता है, तो वो सरप्लस कंट्री रही करंट अकाउंट में। और अगर जो आप जो है एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो आप डेफिसिट में रहेंगे, जैसे कि इंडिया है, अमेरिका है। ठीक है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब होता है ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंस भूल जाइए। अब अमेरिका का जो ये करंट अकाउंट डेफिसिट है ये बहुत ज्यादा है, 3% का, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चिंतित हैं। वो चाहते नहीं है कि ये जो करंट अकाउंट है ये किसी भी तरीके से 1.5% 2% के ऊपर रहे। तीसरा चीज, अमेरिकन गवर्नमेंट का जो बजट है, उस बजट को यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अमेरिका का जो बजट डेफिसिट, या जिसको हम लोग इंडिया में फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, वो 6.4% है। 6.4% बहुत ही ज्यादा जो है वो आप समझ लीजिए कि बहुत हायर डेफिसिट है। अमेरिकन गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो टोटल है $5 ट्रिलियन का, $5 ट्रिलियन, और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो लगभग है $6.8 ट्रिलियन, यानी लगभग 1.8 से 2 ट्रिलियन डॉलर के बीच में इनका बजट डेफिसिट है। और ये इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे देश में चूंकि कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, अमेरिका की इकोनॉमी का 72% जो है वो कंजम्पशन बनाते हैं, तो ये कंजम्पशन को कैसे कम किया जाए। लोग बाहर की सस्ती चाइनीज, इंडियन, वियतनाम, कनाडा, मेक्सिको के बने हुए सस्ते प्रोडक्ट्स जो उनको मिल रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं।
तो वो ये चाह रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से करंट अकाउंट और फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट को कम किया जाए। इसके लिए पूरी की पूरी कवायद चल रही है। उसी के संदर्भ में इन्होंने अलग अलग तरीके के टैरिफ लगाए। अब आप बोलोगे कि फिस्कल डेफिसिट का जो है इनके ट्रम्प के टैरिफ से क्या अर्थ है? तो दोस्तों, हमको जैसा दिख रहा है कि $2 ट्रिलियन का डेफिसिट है, रेवेन्यू $5 ट्रिलियन, आमदनी $5 ट्रिलियन और खर्चा $7.8 ट्रिलियन। तो अब अमेरिका अपनी आमदनी बढ़ाना चाह रहा है और वो आमदनी बढ़ाने का जरिया उसने ढूंढा है टैरिफ लगा के। टैरिफ लगा के ये सोच रहा है कि भाई 300 से 400 बिलियन डॉलर जो भी हमको आ जाए वो हमारे रेवेन्यू में ही ऐड होगा। तो ये अब अमेरिका की पॉलिसी रहने वाली है जब तक डोनाल्ड ट्रंप है कि टैरिफ लगा रहे। इसके बाद भी कोई राष्ट्रपति आएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि वो हिम्मत करेंगे टैरिफ को घटाने में। तो ये हो गई अमेरिका की टोटल इकोनॉमी का मैंने आपको हाल बता दिया। अब आते हैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, इंडिया की इकोनॉमी लगभग $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी में हमारा जो एक्सपोर्ट रहा है लास्ट ईयर वो था $437 बिलियन और हमने जो इंपोर्ट किया था वो था $720 बिलियन। ये मर्चेंडाइज या गुड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो हमारा टोटल जो ट्रेड डेफिसिट रहा है मर्चेंडाइज में, गुड्स में, वो है $283 बिलियन। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि अमेरिका से आप इंपोर्ट करो, कहां से करें? हमारे पास में स्पेस ही नहीं है। हम लोग को ऑलरेडी जो ट्रेड डेफिसिट चल रहा है मर्चेंडाइज में वो $283 बिलियन का है, क्योंकि इंडिया ने एक्सपोर्ट किया $437 बिलियन का लास्ट ईयर, इंपोर्ट किया $720 बिलियन का और $283 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट बना। वहीं सर्विसेज सेक्टर में लास्ट ईयर हमने $383 बिलियन का एक्सपोर्ट किया और ट्रेड सरप्लस जो हमारा रहा है वो 200 प्लस बिलियन डॉलर कुछ है, एग्जैक्ट फिगर मुझे मिला नहीं उसका। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा सर्विसेज सेक्टर में सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस है, उसके कारण से भारत कहीं बच गया है। और यही कारण है कि अगर ओवरऑल हम देखें इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट मैंने जैसे बताया है आज की डेट में आप समझ लीजिए ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड के अंदर में क्या आता है? सर्विसेज भी आती हैं और मर्चेंडाइज भी आता है। मर्चेंडाइज के अंदर में हमने $283 बिलियन का हमने डेफिसिट किया, पर वहीं सर्विसेज में हमने $200+ बिलियन का पॉजिटिव कमाया। तो हमारा टोटल जो आया है करंट अकाउंट डेफिसिट, सेकेंडरी बैलेंस और प्राइमरी बैलेंस मिला के भी, वो है सिर्फ $23 बिलियन का, $23.3 बिलियन, यानी 0.6% ऑफ जीडीपी। तो करंट अकाउंट डेफिसिट के मद्देनजर इंडिया जो है काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है। अब आप बोलोगे कि यार इतने सारे नंबर्स क्यों बता रहे हो? नंबर्स जानना जरूरी है। नंबर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत रिसर्च करने के बाद में मिलेंगे। तो आपको बैठे बैठाए नंबर मिल रहे हैं, आप इन नंबर्स को कहीं राइट डाउन कीजिए। नंबर्स को ही सामने प्रेजेंट करके आप चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। अदरवाइज बाकी सब ओपिनियन हो, ओपिनियन का कोई अर्थ नहीं है यदि वो डाटा से बैक ना हो। इसलिए डाटा बैक्ड ओपिनियन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो इंडिया का जो आज की डेट में करंट अकाउंट डेफिसिट में तो हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में है, परंतु मर्चेंडाइज जो है डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, वो $283 बिलियन का होने के कारण हमारे लिए बड़ी ही ज्यादा सरदर्दी है। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने जो इंडिया के लिए कहा है और कैसे हम अमेरिका और इंडिया की इकोनॉमी को साथ में देख के समझे। अमेरिका का कहना है कि आप रशिया से जो है वो क्रूड और डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदना बंद कर दो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूं कि 2022 में यूक्रेन वॉर प्रारंभ होने के पहले इंडिया अपना सिर्फ 1% क्रूड रिक्वायरमेंट जो है वो रशिया से मंगाता था, ओके। और वो जो एक रिक्वायरमेंट थी 1%, अब वो बढ़ के 35-36% हो गई है। लास्ट ईयर इंडिया ने करीबन 50 से 55 बिलियन डॉलर का क्रूड जो है वो रशिया से इंपोर्ट किया है, ओके। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि कंप्लीटली आप रशिया से लेना बंद करें, अमेरिका से लें,
अमेरिका से यदि आप लेंगे तो ये जो $40 बिलियन का जो डेफिसिट दिख रहा है वो डेफिसिट पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंडिया आज की डेट में 50 से $55 बिलियन का क्रूड जो है वो ऑलरेडी रशिया से ले रहा है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि आप इस बात को समझिए कि हमारे जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं उसमें 60% जो है वो आर्म्स, एमिनिशन, स्पेयर पार्ट्स, ये सब जो है वो रशिया से इंपोर्ट करके आए हुए हैं। हमारा डिफेंस आर्मामेंट जो है पूरा, जो हमारा युद्ध करने का जो हमारा आप समझ लीजिए कि आधार है, उसमें 60% रशिया का कंट्रीब्यूशन है। तो हम रशिया को इतनी इजीली अलग नहीं कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू डिफेंस इक्विपमेंट। हाँ, हम क्रूड के लिए तुरंत बंद कर सकते हैं, बट इन चीजों पे करना बहुत मतलब इजी जल्दी नहीं होगा। तो अब इंडिया क्या कोशिश कर रहा है? इंडिया अमेरिका को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए इंडिया, आप जो डिमांड कर रहे हैं उसमें से एक डिमांड है कि इंडिया के डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं उसके ऊपर में आप हमको रियायत दें। वो हम दे नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की 45% आबादी जो है वो कृषि पे आधारित है। तो अमेरिका के साथ में दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या बचता है? दूसरा ऑल्टरनेटिव यदि संधि करनी है, टैरिफ रेट को कम करना है, तो यही बचता है कि हम रशिया से कंप्लीटली क्रूड लेना बंद करें या थोड़ा कम करें, और वो पार्ट जो है वो हम अमेरिका से लेना शुरू करें। और मुझे लगता है कि शायद आने वाले दिनों में हम वही देखेंगे, उसी की पॉसिबिलिटी हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। दूसरा, इंडिया अमेरिका के साथ में इतनी बुरी तरीके से फंस कैसे गया, ये समझना जरूरी है। देखिए 2010 में जो अमेरिका के साथ में हमारा, आप समझ लीजिए कि ट्रेड हुआ करता था, जो हम एक्सपोर्ट करते थे, वो 10% था, ठीक है। वो पिछले 15 साल में 10% से बढ़ के 19%, 20%। तो यानी इंडिया की डिपेंडेंसी जो है वो अमेरिका के ऊपर में बढ़ गई है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई आप जो है किसी भी कंट्री के ऊपर में ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे तो वो आपकी आज नहीं तो कल जो है बाह मरोड़ेगा ही। और वही हमको दिख रहा है कि वो धीरे धीरे जो है वो अमेरिका, हमारी मतलब पॉलिसीज ऐसी रही कि हमने जो है वो अमेरिका के ऊपर में अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाई। $20 बिलियन का हम बायलैटरल ट्रेड था इंडिया का 2000 में अमेरिका के साथ में। 2024 में ये बढ़ के $128 बिलियन हो गया, यानी लगभग 6 गुना से ज्यादा हो गया। तो हमने हमारी जो पॉलिसीज रही वो अमेरिका ओरिएंटेड, अमेरिका सेंट्रेड पॉलिसी रही। $20 बिलियन से हमारा अमेरिका को जो है सीधा $128 बिलियन पे पहुंचना जो है ट्रेड के मामले में, यह अमेरिका को भी समझ में आया कि ये बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ 2000 से लेके साल 2000 से लेके साल 2025 के बीच में जो क्यूमुलेटिव टोटल यानी ऐड करके ट्रेड सरप्लस इंडिया ने कमाया है वो है $509 बिलियन। तो अमेरिका को ये फिगर दिख रहा है कि पिछले 25 सालों के अंदर में अमेरिका ने इंडिया से $509 बिलियन की चीजें ज्यादा इंपोर्ट की हैं, एक्सपोर्ट $509 बिलियन से कम की है इंडिया को। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट $509 बिलियन का दिखा है उससे भी अमेरिका जो है वो थोड़ा सा ये है कि भाई इंडिया तो सिर्फ हमसे कमा ही जा रहा है, हमें कुछ उससे फायदा नहीं हो रहा। तीसरी जो इंपॉर्टेंट डाटा देखने वाली बात है वो ये है कि जब से इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ 1991 के बाद से, तब से इंडिया में एफडीआई इजी हुआ। इंडिया में 1991 से लेके सितंबर 2024 के बीच में एफडीआई क्यूमुलेटिव जो है वो बढ़ के $1 ट्रिलियन टोटल क्यूमुलेटिव एफडीआई हो गया। यानी इंडिया में जो दूसरे देश की कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट किया वो इन 35 इयर्स में मिला के, 34 इयर्स में मिला के हुआ $1 ट्रिलियन। उसमें से अकेले अमेरिका से $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में हुआ है। ये थर्ड लार्जेस्ट है आफ्टर सिंगापुर एंड मॉरिशस। तो इनको ये भी नजर आया कि भाई हम जो है हम बहुत ज्यादा इंडिया में एफडीआई कर रहे हैं, इंडिया हमसे बहुत ज्यादा जो है वो कमा भी रहा है ट्रेड सरप्लस करके। $509 बिलियन से ज्यादा इन्होंने हमको एक्सपोर्ट किया है इंपोर्ट के मुकाबले। तो अब हम इंडिया की जो है वो गर्दन मरोड़ेंगे। अब ये समझने वाली बात है, उसमें एक और चीज ने ऐड कर दिया, वो ये ऐड किया कि यूएसए का जो टोटल ऑयल इंपोर्ट जो है वो
यूक्रेन वॉर यानी यूएसए से जो इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता था, वो यूक्रेन वॉर यानी 2022 में जो वॉर हुआ उससे पहले तक था 9% इंडिया के टोटल ऑयल इंपोर्ट बास्केट का, ठीक है, 2021 में। 2025 में आज की डेट में ये 9% से घट के 4% हो गया। तो अमेरिका ने देखा कि यार ये इंडिया कर क्या रहा है। एक तरफ तो हमसे ये ट्रेड सरप्लस पिछले 25 साल में $509 बिलियन कमा लिया, $50 बिलियन का हमने यहाँ पे एफडीआई भी कर दिया, ठीक है। हम ये देख रहे हैं हर साल इसका जो है ट्रेड डेफिसिट हमारा इंडिया के साथ बढ़ ही रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया ना तो हमसे कोई डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहा है, हमने F-35 खरीद रहे हैं, ना हमारा ऑयल जो है हमसे ही इंडिया खरीद रहा है। आज की डेट में अमेरिका वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं, वर्ल्ड का जो टोटल ऑयल कंजम्पशन है एक दिन का, वो है 100 मिलियन बैरल पर डे का। उसमें इंडिया अकेले कंज्यूम करता है 4 से 4.5 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से, यानी वर्ल्ड का टोटल ऑयल कंजम्पशन का 4% इंडिया कंज्यूम करता है। इंडिया के टोटल कंजम्पशन का 88% हम इंपोर्ट करते हैं, यानी लगभग 3-3.25 मिलियन बैरल पर डे जो है हम भारत जो है वो बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर में अमेरिका ने देखा कि भाई ये तो बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का जरिया है, पर इसका फायदा रशिया को मिल रहा है क्योंकि रशिया डिस्काउंट में ऑयल दे रहा है। तो अमेरिका ने बोला नथिंग डूइंग, आप रशिया से ऑयल नहीं लोगे, अब आप हमसे ऑयल लो, नहीं तो हम टैरिफ लगा रहे हैं। तो ये एक और कारण हो गया कि इन्होंने देखा कि इंडिया हमको समुचित जगह नहीं दे रहा। पांचवी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ रेट की, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि भाई इंडिया का जो MFN रेट है, मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ रेट का अर्थ क्या हुआ ये भी समझ लीजिए कि WTO कंट्रीज जो हैं आपस में, ये एक दूसरे के ऊपर में जो टैक्स का जो टैरिफ का जो रेट लगाती हैं, ठीक है, यदि वो किसी स्पेशल एग्रीमेंट में नहीं है साथ में, ठीक है, तो जो एक दूसरे के ऊपर में टैरिफ रेट लगाती हैं उसको बोला जाता है FN, मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ रेट। ये स्टैंडर्ड मिनिमाइज जो है वो टैरिफ मिनिमम टैरिफ रेट है। इसमें जो फॉर्मूला है, इसमें कई तरीके के MFN रेट रहते हैं, ये भी समझ लीजिए, जब जान ही रहे तो सब कुछ जान लीजिए। सिंपल MFN रेट को यूजुअली यूज किया जाता है। सिंपल एवरेज MFN रेट क्या है? सिंपल एवरेज MFN रेट आप निकालते हैं, सारे टैरिफ रेट जितने भी हैं उसको प्लस कर दें और उसको डिवाइड कर दें टैरिफ लाइन से। यानी कि मान लीजिए 1000 अलग अलग आइटम्स जो हैं वो आप जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस 1000 आइटम के ऊपर में जो भी टैरिफ अलग अलग लगे हैं, किसी पे 2%, किसी पे 3%, किसी पे 5%, तो ये सब 2%, 3%, 5%, 7%, इन सबको आप ऐड कर दें और उसको 1000 से डिवाइड कर दें। जो भी मतलब जितने भी आपके टैरिफ आइटम है, 1000 है तो 1000, 1500 है तो 1500, 2000 है तो 2000, जितने भी टैरिफ जितने भी आइटम्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं उन सबको ऐड कर लीजिए। तो ये टोटल टैरिफ रेट्स को ऐड करके टोटल लाइन आइटम्स को डिवाइड कर देंगे उससे, तो जो रेट आता है वो आएगा आपका सिंपल एवरेज MFN रेट। मान लीजिए 2000% का इंडिया टोटल टैरिफ लगाता है, जो भी इंपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर में सब प्लस करके, और इंडिया टोटल 1000 आइटम्स जो है 1000 अलग अलग टाइप के आइटम्स जो है इंपोर्ट कर रहा है, तो क्या होगा 2000 डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि 2% का सिंपल एवरेज MFN रेट रहा, ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि इंडिया का जो MFN रेट है वो 17.3% है, वहीं जापान का जो है वो 1.9% है, यूरोपियन यूनियन का 5% है, चाइना का 7.5% है और ब्राजील का 11% है। वियतनाम जो मैंने शुरुआत में बताया उसका 10% है सिंपल एवरेज MFN रेट। तो डोनाल्ड ट्रंप का बोलना है कि भाई इंडिया कर क्या रहा है, एक तो आइटम्स कम हमसे खरीद रहा है, ऊपर से कम खरीदने पे भी जो भी खरीद रहा है उसके ऊपर में टैरिफ बहुत हाई लगा रहा है। जैसे कि जो बाइक्स हैं उसके ऊपर में हार्ले डेविडसन जो भारी सीसी 800 सीसी के ऊपर की थी, उसके ऊपर में इन लोगों ने भारी भरकम 120%, 105% का टैरिफ लगाया था।
बाद में फिर अमेरिका ने हल्ला गुल्ला किया तो उसको इन्होंने कम किया। तो ये पांचवा कारण था नाराज होने का अमेरिका का कि इंडिया से, जिसके कारण टैरिफ लगा है। अब जो है, अब सवाल, अब मेन मुद्दा आधे घंटे बाद जो है हम आते हैं, जिसके लिए शायद आप ये जानना चाहते होंगे कि इम्प्लीकेशंस क्या है, रेमिफिकेशंस क्या है। देखिए, समझने वाली बात इसके अंदर में दो ही है। एक तो ये है कि ये टैरिफ स्ट्रक्चर अब कहीं जाने नहीं वाला, क्योंकि अमेरिका का फिस्कल डेफिसिट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और अमेरिका को समझ में आ गया है कि आय का एक बहुत अच्छा साधन है टैरिफ। तो अब ये आगे आने वाले दिनों में टैरिफ तो चलता रहेगा। अब इस टैरिफ से लड़ने के लिए क्या योजना बनाई जा सकती है? तो चाइना ने क्या किया, हमको चाइना की तरफ देखने की जरूरत है। चाइना जब 2017-18 में डोनाल्ड ट्रंप का चाइना के साथ खटपट शुरू हुआ, और पहले जो डोनाल्ड ट्रंप की रिजीम जब वो आए थे, तो चाइना के ऊपर में भारी भरकम इन्होंने टैरिफ लगाया, 30-35% का शायद लगाया था उस टाइम में। तो चाइना ने उसी टाइम में सबक सीख लिया। फिर चाइना ने क्या किया कि धीरे 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 अपना एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन करना चालू किया। अभी 2018 में यूएसए जो था वो 19% जो है वो अकाउंट करता था चाइना के एक्सपोर्ट का। लगभग 1/5 मटेरियल जो चाइना बनाता था, एक्सपोर्ट करता था, उसका 1/5 जो है वो यूएसए को एक्सपोर्ट करता था। ठीक है, अब वो 19% से घट के 2018 से वो चीज घट के 2023-24 में घट के हो गई है सिर्फ 14.5%, 14.5-14.7% के आसपास में। आज की डेट में, पहले 2018 में अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था चाइना का। आज की डेट में चाइना का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर, आपको जान के आश्चर्य हो गया, आसियान कंट्रीज है। ये वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सब जो कंट्रीज हैं, ये सबसे बड़ी आज की डेट में ट्रेड पार्टनर है चाइना की। तो अमेरिका से ध्यान हटा के चाइना ने जो है वो आसियान कंट्रीज की तरफ जो है वो ध्यान लगाया। आज की डेट में चाइना का जो एक्सपोर्ट है आसियान कंट्रीज को, वो है $526 बिलियन का। सेकंड जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है चाइना का, वो है यूरोपियन यूनियन। उसको जो एक्सपोर्ट है टोटल चाइना का, वो है $502 बिलियन। और तीसरे नंबर पे अब आता है अमेरिका, जिसको ये चाइना एक्सपोर्ट करता है $427 बिलियन। आपको जान के हैरानी होगी कि चाइना ने लास्ट ईयर $3.5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट किया है, जो आज तक का ऑल टाइम हाई है। ठीक है, ये $3.5 ट्रिलियन में लगभग 75%, 70% तो यही तीन जगह से आ रहा है, यूरोपियन यूनियन, यूएसए और आपका आसियान कंट्रीज। ठीक है, बाकी दुनिया एक तरफ, लैटिन अमेरिका पूरा, अफ्रीका एक तरफ, इंडिया, रशिया, ये सब अभी आए भी नहीं है इसके अंदर में। ठीक है, गल्फ कंट्रीज, ये तीन जगहों को चाइना जो कर रहा है वो लगभग अपना, आप समझ लीजिए 50 से 60% जो है वो टोटल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या इंडिया भी कर सकता है? इंडिया को अब आसियान कंट्रीज और इंडिया को जो है वो यूरोपियन यूनियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो है वो बाजार ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि इंडिया अपने टोटल जीडीपी का $4 ट्रिलियन के आसपास की इंडिया की इकोनॉमी है, उसका लगभग 2% जो है वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, $85 बिलियन, जैसे मैंने आपको बताया, 2.2%। तो ये अगर टैरिफ लगने से एक्सपोर्ट कम होता है तो कितना कम होगा और उसका जीडीपी पे कितना अंतर आएगा, इस पे अलग अलग रिसर्च फर्म्स ने अपना अपना कैलकुलेशन किया है। गोल्डमैन सैक के हिसाब से 0.2 से 0.3% इंडिया की जीडीपी पे असर आ सकता है। तो यानी अगर इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन की है तो उसका 0.3% कुछ आता है $12 बिलियन के आसपास में। तो $12 बिलियन का इफेक्ट है, मतलब ये गोल्डमैन बता रहा है। पर हमको क्या इस तरीके से लेना चाहिए? नहीं, मैं बताऊंगा क्यों नहीं लेना चाहिए। वहीं एमके की रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से कुछ ये 0.5% के आसपास में बता रहे हैं, यानी अलग अलग रिसर्च फर्म्स जो है अलग अलग डाटा दे रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए, गोल्डमैन सैक की रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट रहा FY25 में अमेरिका को, वो था इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स
$15.9 बिलियन का, केमिकल्स थे $15.1 बिलियन, टेक्सटाइल था $11.2 बिलियन, जेम्स एंड ज्वेलरी था $10 बिलियन, फार्मास्यूटिकल था $9.8 बिलियन। ये 5 सबसे बड़े एक्सपोर्ट थे इंडिया के, और टोटल मिला के $86.5 बिलियन का इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था अमेरिका को। तो गोल्डमैन का जो ये बोलना है गोल्डमैन सैक का कि भाई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 0.2 से 0.3% का ही इंपैक्ट आएगा, मैं इसको जिस तरीके से गोल्डमैन ने लाइटली लिया मैं नहीं लेता हूं। उसका कारण समझिए, गोल्डमैन हो चाहे जेपी मॉर्गन हो चाहे मॉर्गन स्टैनली हो, जितनी भी ये स्टॉक मार्केट रिसर्च ओरिएंटेड कंपनीज हैं, ये क्या बोलती हैं? ये बोलती है हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग देखो, आप आगे के बारे में सोचो। ओके, तो ये पुराने डाटा को लेके क्यों बोल रहे हैं कि आप चिंता मत करो? अगर मैं आगे का सोचूं तो मुझे ये नजर आता है कि जो इंडिया की कंपनीज हैं, अब वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे लोन लेके नई फैक्ट्रीज नहीं लगाएंगी। जो बंद होंगी वो बंद होंगी, उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा, उस पर सोशल मीडिया में और हर जगह बहुत चर्चा है। मैं आगे फॉरवर्ड लुकिंग देख रहा हूं कि ये जो स्टॉक रिसर्च कंपनीज हैं ये खुद ही बोलती हैं कि भाई 6 महीने 1 साल आगे का देख के जो है स्टॉक प्राइसेस आज की डेट में जो है वो डिराइव होते हैं, उसके हिसाब से आता है 6 महीने आगे का आउटलुक देख के। तो यदि मैं ऐसे आउटलुक देखूं तो मुझे तो नजर आ रहा है कि इंडिया में क्रेडिट ऑफटेक ऑलरेडी बैंक से जो क्रेडिट ऑफटेक होते हैं यानी जो लोन देते हैं वो पिछले साल इसी टाइम में 17% था, इस साल ये घट के 9% आ गया। तो मैं तो देख रहा हूं कि ऑलरेडी क्रेडिट ऑफटेक जम के इंडिया में गिरा है। और मजे की बात आप सुनिए, जो 3 महीने का जो टोटल टैक्स कलेक्शन है इंडिया का वो घटा है, जबकि आपका बजट में जो इन्होंने टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट दिया उसमें बताया 13% से टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। तो पहले क्वार्टर में तो 3%, पहले क्वार्टर में तो घट गया है, 1.5% के आसपास में, 1 या 1.5% के आसपास में घटा है। तो ये जो 13% का ये आउटलुक देख रहे हैं कि बढ़ेगा, ये कैसे बढ़ेगा? ये तब किया गया था जब टैरिफ और ये सारी चीजें भी नहीं थी। तो ये दूसरी चीज हुई। तीसरी चीज है कि नई कंपनीज आज की डेट में क्या कर रही हैं? कंपनीज आज की डेट में नया लोन नहीं ले रही हैं। कंपनीज जो है सिर्फ वर्किंग कैपिटल लोन ले रही हैं, यानी काम चलता रहे, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देना, फर्नीचर खरीदना, इक्विपमेंट जो केपेक्स जिसको बोलते हैं, उसमें अब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। मेनली वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या इन्वेस्टमेंट हो रहा है रीफाइनेंसिंग में। जो पुराने लोन लिए थे उसको कम इंटरेस्ट रेट में फिर से कैसे रीफाइनेंस किया जाए, उसके लिए लेंडिंग हो रही है। इसी कारण से इंडिया में क्रेडिट ऑफटेक बढ़ नहीं रहा है, और ये बहुत बड़ा जो है ये इंडिया के लिए समस्या खड़ी करने वाला है। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। रीजन ये, और ये टैरिफ लगने के बाद तो और सिचुएशन खराब होगी, क्योंकि इंडिया में मेनली केपेक्स जो है वो प्राइवेट कंपनी करती हैं। ठीक है, सरकार ने भी फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए बोला है कि हम जो है ये लास्ट ईयर का टारगेट था कुछ 11.1111 लाख करोड़ का, उसके पिछले साल का 10 लाख करोड़ का था, इस साल का कुछ 11.5 लाख करोड़ का है। तो कोई बहुत ज्यादा इन्होंने केपेक्स का जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा भी नहीं है। 11.5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट का है और लगभग इतने 10-11 लाख स्टेट गवर्नमेंट खर्चा करती है, यानी 22 लाख करोड़ के आसपास में ही आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा। और इंडिया की इकोनॉमी है $4 ट्रिलियन की, यानी लगभग 350 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। तो 350 लाख करोड़ में 22 लाख तो मतलब क्या हुआ, 1/10 भी नहीं है। तो इसीलिए इंडिया में केपेक्स जो है वो प्राइवेट कंपनी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो करेंगी। और अगर प्राइवेट कंपनीज को ये दिखता है कि हमारा जो सबसे ज्यादा माल खरीदने वाला कंट्री था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वही अलग अलग तरीके के टैरिफ रेट्स लगा के हमारे माल को अब जो है महंगा कर देगा, और उस देश में हमसे सस्ते माल वियतनाम बेच पाएगा, हमसे सस्ते माल बांग्लादेश बेच पाएगा, तो वो क्वाइट ऑब्वियस है कि वो उस तरफ मतलब उनका निर्यात ज्यादा होगा नहीं और उनकी आमदनी कम होगी। आमदनी कम होगी तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो है या कंपनी जो है नया इन्वेस्टमेंट नहीं करती। जब नया इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो रोजगार सृजन नहीं होगा, रोजगार सृजन नहीं होगा तो ऑलरेडी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा। तो ये एक बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है
और इसमें भी एम्प्लॉयमेंट सृजन में कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है? इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनीज और टेक्सटाइल कंपनीज, फार्मा कंपनीज, ये बहुत ज्यादा जो है ये लोगों को नौकरी देती हैं। ऑटोमोटिव कंपनीज जो ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाती हैं, ये सघन एम्प्लॉयमेंट के जो है आधार थे, या बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता था। एग्जैक्ट डाटा सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट का मेरे पास में नहीं है, शायद कोई इंडिया में रिलीज भी नहीं करता, इसलिए मैं आपको नहीं दे पा रहा हूं, नहीं तो बाकी सारी चीजें मैंने डाटा बैक भी आपको बताई हैं। तो कुल मिला के जो है इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा मैं अंदाजा नहीं लगा सकता क्योंकि डाटा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिया में आने वाले दिनों में चैलेंज रहने वाला है कि प्राइवेट कंपनीज केपेक्स नहीं कर रही हैं, जिसके कारण जो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और शायद इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो डेड इकोनॉमी की तरफ जा रही है, रशियन इकोनॉमी की तरफ। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है वो पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा और सिंध प्रोविंस में बहुत बड़े गैस और तेल के जो है पाकिस्तान ने डिस्कवरीज की हैं, जो ऑयल रिजर्व जो रहता है उसकी डिस्कवरी हुई है। तो ये लास्ट ईयर में जो इनकी ऑयल डिस्कवरी जो है वो 23% से बढ़ी है, 23% से, यानी वहां जितना भी रिजर्व था ऑयल का उसमें 23% का इजाफा हुआ है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो इनका टोटल जो ऑयल का भंडार और इसका भंडार है तेल का, वो लगभग वर्ल्ड में शायद हो सकता है कि 6 या 7वें नंबर पे आ जाए। मैंने उसका भी कहीं डाटा लिखा था, मेरे को दिख नहीं रहा अभी, पर वो अच्छा खासा, हाँ, 238 मिलियन बैरल का आज की डेट में ऑयल का प्रूवन रिजर्व है पाकिस्तान में, 238 मिलियन बैरल। पाकिस्तान जो ऑयल कंज्यूम करता है हर दिन वो है 5.5 लाख बैरल पर डे। इंडिया कितना करता है? 4.5 मिलियन, यानी 45 लाख, 45 लाख बैरल पर डे इंडिया करता है, पाकिस्तान करता है 5.5 लाख बैरल पर डे। पर पाकिस्तान ऑयल कितना प्रोड्यूस करता है? 88,000 बैरल पर डे का। तो आज की डेट में पाकिस्तान ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, बट आने वाले दिनों में जो है बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है, जिसके कारण जो पाकिस्तान का अनप्रूवन रिजर्व जो है वो है 27 बिलियन बैरल का ऑयल का, और गैस का है 235 ट्रिलियन क्यूबिक फीट। तो पाकिस्तान में बहुत बड़े तेल के स्रोत जो हैं ढूंढे गए हैं, और एक्सॉन मोबिल हो गया, शेवरॉन हो गया, टेक्समाको हो गया, इस तरीके की जो पाकिस्तान जो अमेरिकन ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज है, वो कंपनीज को पाकिस्तान जो है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत जल्दी अवार्ड करने वाला है। ये कारण भी है कि अमेरिका इंडिया के बदले पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उसको पाकिस्तान में पोटेंशियल दिख रहा है अपनी कंपनीज के लिए, जबकि यही इंडिया ने अपने ऑयल का मार्केट, अपने खाद्यान्न के मार्केट, ये सारे मार्केट को क्लोज करके रखा हुआ है। तो इंडिया में उसको अब ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप को कुछ अपने देश की कंपनीज के लिए नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए वो इंडिया से खफा हो रहे हैं और जो है वो पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। जो मोदी जी कहते थे कि मेरे खून में व्यापार है, मैं गुजराती हूं, ऐसा दिख रहा है कि ट्रंप उनसे ज्यादा बड़े गुजराती हैं। उनके खून में जो है वो वाकई में बहुत ट्रेड भरा है, और वाकई में ही नोज द आर्ट ऑफ डीलिंग। भले हमारे इंडिया के लिए खराब है, परंतु ट्रंप ने जिस तरीके से अमेरिका और अमेरिका की कंपनीज के लिए लॉबिंग करना शुरू किया है, ये बहुत सारे देशों के लिए सरदर्दी होगा, बट अमेरिका के लिए ये आने वाले दिनों में खुशखबरी है। दोस्तों, आई होप आज का एपिसोड काफी लंबा हो गया, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना चाहिए था, बट काफी लंबा हो गया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा इसमें बहुत, तो आप कृपया करके जो है इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैंने ज्यादा से ज्यादा डाटा आप लोगों के साथ में शेयर किया है ताकि आपको संपूर्ण जानकारी दूं। करंट अनप्लग्ड बाय राजीव जो है, ये इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य ये है कि मैं जो है आप लोगों के नॉलेज कर्व को जो है, इंफॉर्मेशन कर्व को बढ़ाऊं। इस चैनल पे आपको राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी या भाजपा बनाम कांग्रेस का जो मसाला है वो नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे कंप्लीटली डाटा ओरिएंटेड, नॉलेज ड्रिवन इंफॉर्मेशन ही मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को और स्ट्रांग बनाने के लिए आप अपना सहयोग भी कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
मेरा मोबाइल नंबर है 9860317209। इस नंबर, ये नंबर जीपे फोन पे से कनेक्टेड है। आप पैसा डोनेट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और मुझे एक मैसेज डाल दें, व्हाट्सएप मैसेज, कि हमने ये पैसा आपको भेजा है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। बाय फ्रेंड्स।